नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर आपके अपने परिवार शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पे स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे मैथ्स पेडागोजी प्रैक्टिस सेट नंबर 12 की बात करेंगे। और 12 नंबर प्रैक्टिस सेट में 15 बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन रहेंगे विथ आपका एक मॉक क्वेश्चन भी रहेगा। बेहतरीन लाजवाब 15 क्वेश्चन आपके सिलेबस आपके एग्जाम पैटर्न पर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। और दोस्तों, इसके पिछले प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को विजिट करेंगे तो जाकर प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन करें फ्री पीडीएफ फाइल नोट्स प्राप्त करने के लिए। और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करें जायसवाल सर जायसवाल कोचिंग सेंटर को। वहाँ पर आपको जायसवाल सर से डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करें। तो दोस्तों, कल की क्लास हमने इस प्रश्न को देखा था कि ज्यामिति में उत्पत्ति लिखना संकेत करता है। बहुत से प्यारे मित्रों का कमेंट आया था कि ज्यामिति में उत्पत्ति लिखना संकेत करता है द्विस्तंभी तालिका को जिसमें अभिग्रहित और निगमन है, या किसी आकृति को खींचने के पद को, या कथन के तर्क या औचित्य को, या ज्यामिति प्रश्न के वर्णों को। तो ज्यामिति में उत्पत्ति लिखना संकेत करता है दोस्तों, किसका संकेत करता है? तो ज्यामिति में प्रमाणित करने का अर्थ है तर्क या कथनों का औचित्य, अर्थात प्रमाणित करना वास्तव में उचित संचार का विषय है। और जिस संदर्भ में प्रमाण दिया गया है उस संदर्भ में प्रमाण में दावे के सभी निष्कर्षों को अवश्य संबोधित किया जाना चाहिए। और प्रमाण के प्रत्येक कथन दोस्तों अनमोल और अनमेल, ध्यान दीजिएगा, अनमेल और स्पष्ट होना चाहिए। प्रमाण में प्रत्येक तार्किक कदम यथासंभव निर्विवाद होने चाहिए। जब तक आपका प्रमाण बताए गए दावे के पीछे तर्क को स्पष्ट और आपका उपरोक्त शर्तों को संतुष्ट करता है, यह वैध प्रमाण है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कथन के तर्क और औचित्य हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सभी प्यारे मित्र देख पा रहे हैं कि गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों को समझना अधिगम के किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, जायसवाल सर आप सभी को नमन करते हैं और इस प्रश्न का फीडबैक चाहेंगे कि गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों को समझना अधिगम के किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। अधिगम के कौशल के उद्देश्य की पूर्ति करता है, पूर्व ज्ञान, प्रेक्षण या अवबोधन के उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो किसकी भी पूर्ति करता है? गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों को समझना अधिगम के किस उद्देश्य की पूर्ति करता है दोस्तों? तो यह अवबोधन की पूर्ति करता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आई होप सभी प्यारे मित्र अभी तक वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे भाई बहन गृहिणी जिसका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सामान्य से विशेष की ओर का सिद्धांत लागू होता है। आप जब कंसेप्ट पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि सामान्य से विशेष की ओर सिद्धांत लागू होता है आपके निगमन में, आगमन में, संश्लेषण में, विश्लेषण में। सभी लोग कमेंट करेंगे। तो सामान्य से विशेष की ओर सिद्धांत लागू होता है, किसमें लागू होता है? तो दोस्तों आपके निगमन विधि में। ध्यान दीजिएगा, सामान्य से विशेष की ओर निगमन विधि में लागू होता है और विशेष से समान आपके आगमन विधि में लागू होता है। अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों कि इनमें से कौन सी क्रिया आधारित विधि नहीं है। नेगेटिव प्रश्न है, नकारात्मक प्रश्न यह है कि इनमें से ऐसी क्रिया दोस्तों जो आधारित विधि नहीं है। प्रदर्शन विधि, अवलोकन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि या व्याख्यान विधि। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो है क्रिया आधारित विधि नहीं है। देखिए, प्रदर्शन विधि ये तो क्रिया आधारित विधि होती है, अवलोकन भी क्रिया आधारित विधि होती है और ह्यूरिस्टिक विधि भी आपकी क्रिया आधारित विधि होती है। लेकिन व्याख्यान जो विधि होती है वह दोस्तों क्रिया आधारित विधि नहीं होती है। तो क्रिया आधारित विधि नहीं है, वह हमारी क्या कहलाएगी? व्याख्यान विधि कहला जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अन्वेषण विधि को और किस नाम से जाना जाता है? जो आपका अन्वेषण विधि है उसको और किस नाम से जाना जाता है? समस्या समाधान विधि के नाम से, संग्रह विधि के नाम से, ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से या वर्गीकरण विधि के नाम से। तो आपका जो अन्वेषण है, अन्वेषण विधि दोस्तों किस नाम से जानी जाती है? और या अन्वेषण विधि को पर्यायवाची नाम क्या हो जाएगा? तो वह हमारी दोस्तों ह्यूरिस्टिक विधि हो जाती है। अन्वेषण विधि को ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। ह्यूरिस्टिक शब्द दोस्तों यूनानी भाषा के आपके ह्यूरिस्को से बना है, जिसका तात्पर्य होता है मैं स्वयं खोज करता हूँ। इस प्रकार स्पष्ट है कि ह्यूरिस्टिक विधि स्वयं खोज कर या अपने आप सीखने की विधि है। प्रश्न आ सकता है
कि स्वयं खोज करके या अपने आप सीखने की विधि कौन सी है, तो आपकी ह्यूरिस्टिक विधि आपको सही करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का। जयसवाल सर सभी का नमन करते हैं, सभी का वेलकम करते हैं आपके अपने आवर फैमिली पर। दोस्तों अगला प्रश्न है कि ज्यामिति में उत्पत्ति लिखना संकेत करता है। जब हम ज्यामिति में उत्पत्ति लिखते हैं, आप लोग देखते होंगे ज्यामिति में जब हम उत्पत्ति लिखते हैं तो यह उत्पत्ति लिखना संकेत करता है आपके द्विस्तरीय समभी जो होता है, ठीक है, द्विस्तरीय तालिका जिसमें अभिग्रहित और निगमन हो, यहाँ पे द्विस्तरीय होना चाहिए, ठीक है, मिसप्रिंट हुआ है। किसी आकृति के खींचने के पद को या कथन तर्क के औचित्य को या ज्यामिति प्रश्न के वर्णन को। तो ज्यामिति में उत्पत्ति लिखने का संकेत क्या करता है, कथन के तर्क या औचित्य को, क्योंकि ज्यामिति में प्रमाणित करने का अर्थ है तर्क कथनों का औचित्य, और प्रमाणित करना वास्तव में उचित संसार का विषय है जिसे संदर्भ में प्रमाण दिया गया है। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न है, सभी प्यारे में सहयोग करेंगे, फीडबैक करेंगे और अंत में बताएंगे 15 में से आप लोगों का स्कोर क्या है। दोस्तों अगला प्रश्न यह है कि गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यह भी निगेटिव नकारात्मक प्रश्न है। तो गणित की परियोजनाओं के बारे में कथन दिया गया है, कौन सा सही नहीं हमें यह बताना है। वे अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करते हैं, यानी गणित की जो परियोजनाएं होती हैं यह गणित अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करते हैं। गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं, वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं, वे अंतर्विषयीय अनुबंधों को सिद्ध करते हैं। तो गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है दोस्तों। तो आप लोग जानते हैं गणित वे जो है या गणित की परियोजनाओं के बारे में, तो गणित की परियोजनाएं जो है गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं, तो यह कथन गलत है। गणित की परियोजनाओं से आप अंक प्राप्त करना आसान हो जाएगा, ये आपका गलत है। बाकी यह है कि गणित की परियोजनाओं से क्या होता है, अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित मिलता है और समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं, यानी समस्या समाधान की जो कौशल हैं वो आपकी ग्रो करते हैं, यानी बढ़ेंगे, अवसर मिलते हैं, और अंतर्विषयीय अनुबंधों को भी सिद्ध करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर को समद्विभाजित करते हैं तो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। यह प्रमेय है, परिभाषा है, अभिग्रहित है या साध्य है। तो यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। यह दोस्तों कौन क्या कहलाएगा, आपका प्रमेय, परिभाषा, अभिग्रहित या साध्य। आपका कमेंट, आपका फीडबैक शर्मान है और आपका कमेंट, आपका फीडबैक तय करता है कि सिलेक्शन कितनी दूर है। तो दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, हम अभिग्रहित की बात करेंगे। और अगला प्रश्न यह है कि गणित में प्रदर्श उल्लेख नहीं करता है। जो गणित में प्रदर्श है वो यह उल्लेख नहीं करता है कि दो चरों के मध्य संबंध को समीकरण में व्यक्त करना, संख्या श्रेणी को ज्यामिति के रूप में व्यक्त करना, एक महत्वपूर्ण ज्यामितीय परिणाम को प्रमेय में व्यक्त करना, या दिए गए आंकड़ों को आलेख द्वारा करना। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, सहयोग करेंगे, अपने परिवार का, जयसवाल सर का, अपने आप को सपोर्ट करिए। तो गणित में प्रदर्श उल्लेख नहीं करता दोस्तों, क्या नहीं करता है, तो इसमें संख्या श्रेणी को ज्यामिति के रूप में व्यक्त करना गणित के प्रदर्श उल्लेख नहीं करता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गणित प्रयोगशाला में क्रियाकलापों का उपयोग किया जाता है। जो गणित की प्रयोगशाला होती हैं उनमें क्रियाकलापों का उपयोग किया जा सकता है। किन किन क्रियाकलापों का उपयोग किया जा सकता है, रचनात्मक एवं संकलित दोनों मूल्यांकनों के, राष्ट्रीय गणित ओलंपिक हेतु छात्रों के चयन के लिए, केवल रचनात्मक मूल्यांकन के लिए, या केवल संकलित मूल्यांकन के लिए। अब आपका कमेंट, आपका फीडबैक तय करेगा। गणित प्रयोगशाला में क्रियाकलापों का उपयोग किया जा सकता है दोस्तों केवल रचनात्मक मूल्यांकन के लिए। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है कि रवि जो है -3 -4 बराबर 7 लिखता है। ये ध्यान दीजिएगा, रवि जो है -3 -4 बराबर 7 यानी कि ऋण 3 और ऋण 4 बराबर 7 लिखता है। इस त्रुटि का कारण है, इस त्रुटि का कारण क्या है कि ये रवि ऐसा लिखता है। रवि को समान प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। रवि को पूर्णांकों के गुणनफल की संकल्पना समझ नहीं आई, रवि लापरवाह है, या रवि को पूर्णांकों के योगफल की संकल्पना स्पष्ट नहीं है। तो रवि ऐसा लिखता है मतलब क्या होगा, यानी कि वैसे राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, -3 -4 बराबर -7 ही आना चाहिए, क्योंकि दोनों ऋणात्मक जोड़ हैं और ऋणात्मक जोड़ का मान क्या होता है, ऋणात्मक ही आता है।
तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, ऋण 3 ऋण 4 बराबर 7, लेकिन 7 लिखता है, यह त्रुटि कारण यह है कि रवि को पूर्णांकों के योगफल की संकल्पना जो है स्पष्ट नहीं है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं 5 बेहतरीन लाजवाब प्रश्न, साथ ही साथ एक मॉक क्वेश्चन भी रहेगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 प्राप्त होगा। यह बृहद अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके निश्चित में उत्तर है। बच्चे को समान समस्या समाधान रणनीति सुझाता है ताकि वे सही उत्तर दे सके, और मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं या इनमें से कोई नहीं। तो किन्हीं दो संख्याओं के गुणा करने पर 24 प्राप्त होगा। अगर आप 6 चौकों करेंगे तो 24 होगा, 4 गुणे 6 करेंगे तो 24 हो जाएगा। अर्थात दोस्तों क्या होगा, यह जो है आपका क्या कहलाएगा, यह मुक्त अंत वाला प्रश्न कहलाएगा क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि 6 गुणे 4 करेंगे तो 24 ही आएगा, हम 4 गुणे 6 भी करेंगे तो 24 आ सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि गणित विषय में मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसका आशय क्या होता है। गणित विषय में मूल्यांकन एक क्या है, प्रक्रिया है जिसका आशय बच्चों में यह पता लगाना कि गणित में उनकी रुचि का समावेश है। मूल्यांकन से अध्यापकों द्वारा बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाना या बच्चों की कमजोरी का पता लगाना, यह इनमें से कोई नहीं। तो गणित विषय में मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसका आशय क्या हो जाता है दोस्तों, इसका आशय होता है कि इसका आशय है कि गणित विषय में मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसका आशय है। देखिए दोस्तों, अगर आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, बच्चों में मूल्यांकन किस लिए करते हैं, बच्चों में मूल्यांकन इसलिए करते हैं कि बच्चों की कमजोरी का पता लगे। मूल्यांकन होगा तभी तो बच्चे कमजोरी पता चलेगी, फिर आप उस कमजोरी पर पकड़ करेंगे, फिर उस कमजोरी को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो मूल्यांकन जब आप करेंगे, मान लीजिए आपने बच्चे को पढ़ाया कि 2 - 3 - 1 होता है, 2 + 3 = 5 होता है। जब आपने ये बच्चे को पढ़ाया, फिर आपने एग्जाम्पल के तौर पर कोई और क्वेश्चन किए कि 4 - 5 बराबर बताइए, 4 माइनस, ठीक है, 6 बराबर बताइए, मान क्या आएगा, ऐसे आपने। तो ये आपने मूल्यांकन जब किया, जो पढ़ाया, जोड़ घटाना गुणा भाग, इसका बाद बच्चों का जब मूल्यांकन करेंगे तो इससे क्या पता चले जाएगा कि बच्चे में कमजोरी का पता चलता है कि बच्चा सही तरीके से सॉल्व कर पाता है कि नहीं कर पाता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि आप गणित के अध्यापक हैं तो मंदबुद्धि छात्रों के स्तर सुधार लाने हेतु उपयोगी परीक्षा पद्धति क्या कहलाएंगे। आपका सिलेक्शन हुआ, आपकी नियुक्ति हुई, आप गणित के अध्यापक अध्यापिका शिक्षक शिक्षिका बन गए, तो ये बताइए मेरे प्यारे मित्रों शिक्षक बंधुओं कि मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार लेना हो तो आपके लिए जो उपयोगी परीक्षा पद्धति कौन सी अपनाएंगे। निदानात्मक परीक्षण, मंदबुद्धि परीक्षण, सृजनात्मक परीक्षण या विश्लेषणात्मक परीक्षण। तो यदि आप गणित के अध्यापक हैं और मंदबुद्धि छात्रों को स्तर में सुधार लाना है तो उसके लिए उपयोगी आपकी क्या हो जाएगी, निदानात्मक परीक्षण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, निदानात्मक परीक्षण आपको कलेक्ट करना है। अगला प्रश्न है कि गणित की शिक्षिका अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन किस विधि से करती हैं। गणित की एक शिक्षिका है जो अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का जो पालन किस विधि से करती हैं, खेल विधि से करती हैं, प्रदर्शन विधि से, आगमन विधि से या आपके निगमन विधि से। तो गणित की शिक्षिका अध्यापिका अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का जो पालन करती हैं, तो ये आपको नोट कर लेना है कि जब भी आपका अज्ञात से ज्ञात की ओर बात की जाए तो आपका कौन सा हो जाएगा, वह कहलाएगा आगमन, या आप कह सकते हैं विश्लेषण। ठीक है, विश्लेषण विधि वैसे होती है, सभी लोग जानते हैं कि अज्ञात से ज्ञात की ओर जाना विश्लेषण विधि होती है, और विश्लेषण विधि सभी लोग जानते हैं आगमन विधि का ही रूप होता है। तो इसलिए आपका आगमन विधि यहाँ पे सही हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि विश्लेषण विधि आपका यहाँ पे ऑप्शन पर नहीं है। अगर ऑप्शन पे विश्लेषण विधि होगा तो आपको विश्लेषण विधि कलेक्ट करना है। और ये दोस्तों आपका मॉक क्वेश्चन है, सभी लोग मॉक क्वेश्चन का आंसर देंगे कि कौन सी विधि देखो और सुनो समझो के सिद्धांत पर आधारित है। आपकी प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, विश्लेषणात्मक विधि, संश्लेषणात्मक विधि। 4 ऑप्शन है, फीडबैक करके एक कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है और साथ ही साथ बताना है कि 15 में से आपका स्कोर क्या है। आपका स्कोर अगर 10 + 12+ है दोस्तों तो बेहतरीन, अच्छा है, बेहतरीन प्रिपरेशन है आपका, बेहतरीन तैयारी है और सिलेक्शन सर्वोपरि है यहाँ पर। और कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, हर एक प्रैक्टिस सेट अटेंड करते जाएं, हर एक क्लास अटेंड करते जाएं, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट, हर एक सेशन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है दोस्तों। तो सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। जल्द ही मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।